पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से ह्यूमन बॉडी मतलब मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली जो इंटरकोस्टल मसल्स होता है, इंटरकोस्टल जो पेशीज होता है, उसका क्या कार्य है। क्या कार्य है आप लोग पढ़े होंगे एनाटॉमी में। यह श्वसन में सहायक होता है, यह धूल मिट्टी के कणों को जो वायु मार्ग है उसमें जाने से रोकता है, यह व्यक्ति द्वारा जो ग्रहण किए गए भोजन है उसको फैरिंग्स से आमाशय तक पहुंचाने का रास्ता प्रदान करता है, या इससे निकलने वाले सिक्रेशन नर द्वारा उत्सर्जित सीमन का कुछ भाग बनाते हैं। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इंटरकोस्टल पेशी का क्या कार्य है। तो जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे कि इंटरकोस्टल मसल्स का क्या काम है वो आसानी से जवाब दे देंगे, ठीक है। जो नहीं पढ़े होंगे वो सोचते रहेंगे कि आखिर क्या होगा, लेकिन मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इंटरकोस्टल मसल्स होता है ना, इसका काम एयर वे में जाने से धूल कण को रोकना है, ये नहीं होगा। इसका काम भोजन को भी जो है आमाशय तक पहुंचाने का नहीं है, और नहीं इसका काम जो है सीमेन बनाने का है। तो राइट आंसर क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल्स का काम श्वसन में यह सहायता करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए उसका सही जवाब आप दे पाए हैं या नहीं दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, मानव शरीर में पाए जाने वाली जो सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है वह कौन सा है। क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे एक्सोक्राइन नहीं पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे एक्सोक्राइन नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, इंडोक्राइनल ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड, लीवर, प्यूट्रिड ग्लैंड, सेरेब्रम, तो आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत लोग जो है क्या करेंगे, हड़बड़ करके लीवर को टिक मार देंगे और हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर, मार देंगे जाकर तो ये हो जाएगा गलत। क्वेश्चन को समझिए, लार्जेस्ट इंडोक्राइनल ग्लैंड, तो जब इंडोक्राइनल कहे, अंतःस्रावी कहे, तो राइट आंसर अपना थायराइड ग्लैंड होगा, ठीक है। और सीधा सबसे बड़ा ग्रंथि कहे तब जाके उस कंडीशन में लीवर होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। और प्यूट्रिड ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और ये जो अपना सेरेब्रम है यह तो मस्तिष्क का भाग है, ठीक है, तो ये तो ग्लैंड में आएगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि। आ गया ना क्वेश्चन कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो थायराइड, लीवर, प्यूट्रिड या सेरिब्रम, क्या होगा इसका जवाब आप लोग जान ही गए, कमेंट कर दीजिए। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, अंडे, ठीक है, और शुक्राणु। अंडे मतलब महिला से अंडे बनता है, शुक्राणु पुरुष का होता है, दोनों जब मिलता है तो निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। और यह ह्यूमन बॉडी के किस अंग में कंप्लीट यानी संपन्न होता है। कहने का मतलब है महिला का अंडा और पुरुष का शुक्राणु जब आपस में मिलता है तो निषेचन होता है, ठीक है। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है, ये भी पूछ देगा कि नर और मादा के मिलने को क्या कहते हैं, ठीक है, या अंडे और शुक्राणु के मिलन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। और यह निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है मनुष्य के शरीर में, गर्भाशय में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, मेंडुला में होती है, या प्यूट्रिड ग्लैंड में होती है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे छटता है, आंसर इसका कैसे आएगा। प्यूट्रिड ग्लैंड, ये तो प्यूट्रिड ग्लैंड हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क के निचले भाग में होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, वहाँ पे तो निषेचन की क्रिया होगी नहीं। मेंडुला ऑब्लांगेंटा हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क का सबसे जो आधार में होता है, सबसे आखिरी भाग होता है, तो ये आपका जो है होगा नहीं, ठीक है। बचता है यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब। हम जानते हैं गर्भाशय में भ्रूण पलता है, बच्चा पलता है, ठीक है, तो यहाँ तो होगा नहीं, तो निषेचन होगा कहाँ, बचता कौन है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, निषेचन की प्रक्रिया के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद निर्मित जो जाइगोट होता है, जो युग्मनज बनता है निषेचन के बाद, उसका इम्प्लांट यानी उसका आरोपण मानव शरीर के किस अंग में होता है। कहने का मतलब है कि जब अंडा और शुक्राणु दोनों मिल गया, निषेचन हो गया, अब वह निषेचन होकर एक प्रोडक्ट बन गया, दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना देता है, जिसे हम लोग जाइगोट यानी युग्मनज कहते हैं। तो यह मिल जाता है, मिलने के बाद यह कहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, आरोपण हो जाता है, किस अंग में, यही बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ये है, यूट्रस में हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है, मेंडुला में होता है, प्यूट्रिड ग्लैंड में होता है। तो फिर से मैं बता दूं, अगर प्यूट्रिड के जगह पर यहाँ पे दे दिया रहता, मान के दूसरा ऑप्शन दे दिया रहेगा कोई भी, जैसे पेल्विक दे दिया रहेगा, तो वो भी गलत हो जाएगा, श्रोणी भी गलत हो जाएगा। मेंडुला ऑब्लांगेंटा के जगह पर जो है मैं मानता हूँ कि सर्विक्स दे देता, तो सर्विक्स भी गलत हो जाता, वहाँ भी इम्प्लांट नहीं होता है। तो मेंडुला और प्यूट्रिड दोनों तो गलत हो जाएगा। रहेगा आपका फैलोपियन ट्यूब में तो निषेचन होता है, तो भाई इम्प्लांट तो होगा नहीं, आरोपण होगा नहीं, तो बचता है अपना यूट्रस। यूट्रस में इम्प्लांट होता है और वहीं पर बच्चा जो है विकसित होता है, यूट्रस में ही, गर्भाशय में ही, ठीक है। छठा क्वेश्चन है,
सब सेंटर यानी उप केंद्र मुख्यतः किस प्रकार की हेल्थ सर्विस के क्रियान्वयन से संबंधित है। कहने का मतलब है जो सबसे निचला केंद्र होता है स्वास्थ्य का उप केंद्र, यहाँ पे किस प्रकार की स्वास्थ्य की सेवा दी जाती है, क्रियान्वयन की जाती है। ठीक है, रोकथाम वाला, उन्नयनक वाला, या नैदानिक वाला, या रिहेबिलिटेटिव वाला। तो मैं बता दूं सब सेंटर पर आपके जो दिए जाते हैं, देखभाल किए जाते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वह ज़्यादातर जो बेस होता है वह संबंधित होता है रोकथाम से यानी प्रिवेंटिव से। ठीक है, उन्नयक, डायग्नोस्टिक, रिहेबिलिटेटिव, ये सब आपके इससे ऊपर के केंद्रों पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से इफेक्टिव हेल्थ केयर का लक्षण कौन है। यानी इन चारों ऑप्शन में से पर्याप्तता, व्यवहार साध्यता, व्यापकता, उपरोक्त सभी, इन चारों में कौन सा सबसे प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल का लक्षण है। तो आप लोग पढ़े होइएगा कि इफेक्टिव हेल्थ केयर तभी होता है जब उसमें पर्याप्त चीज़ें हो, ठीक है, पर्याप्त देखभाल हो, ठीक है, व्यवहार साध्यता हो, मतलब व्यवहार अच्छा हो, ट्रीट जो है आप मरीज के साथ अच्छे से कर रहे हैं व्यवहार, तो ये भी आता है, इफेक्टिव होता है। और व्यापकता मतलब वाइडली, ठीक है ना, बड़ा जो स्वास्थ्य देखभाल है वो व्यापक होना चाहिए, तो जाके आपका हेल्थ इफेक्टिव होता है। तो इसलिए ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल में शामिल है। अब जो लोग पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत पढ़े होंगे उनको पता होगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत में क्या क्या है। मैं बहुत अच्छे से नर्सिंग ज्ञान पर थ्योरी पढ़ाता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर आपका थ्योरी कमज़ोर है तो नर्सिंग ज्ञान पर जाकर आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं अच्छे से। बाकी यहाँ पे मैं कॉम्पिटेटिव का देखता हूँ। ठीक है, तो पीएचसी का हम पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़ चुके हैं, सब लोग नर्सिंग के पढ़े होंगे कि पीएचसी का यह सिद्धांत होता है, क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सब में न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सही है। समुदाय का सहभागिता, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, तो बिल्कुल समुदाय के सहभागिता भी जो है स्वास्थ्य के देखभाल के सिद्धांत में है। उसके बाद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल, ठीक है, तो ये भी चीज़ें जो है इसके देखभाल में है। अब जो लोग पढ़े ही नहीं होंगे प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, उनको क्या पता है कि उस सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उस सिद्धांत में इक्वल बंटवारा भी है, समुदाय की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो, ऐसा देखभाल हो, तो ये भी सही है, और उपयुक्त तकनीक हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया 9वां क्वेश्चन, निम्न में से प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है देख, अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत है। क्वेश्चन देखिए चेंज करता है, जैसे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे पूछ दिया कि निम्न में से जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत कौन सा है। तो 4 है, तो 4 में से या तो ए बी दे देगा, तो लिख देगा ए प्लस बी दोनों, ठीक है, या फिर एक रहेगा तो 3 ऐसा दे देगा जो नहीं है, और एक रहेगा जो उसका सिद्धांत होगा। तो इस टाइप से पूछता है, ठीक है ना, या ए बी सी दे देगा तीनों सिद्धांत, चौथा दे देगा नहीं, और फिर एक ऑप्शन देगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों है, बी में दे देगा ए बी है, सी में दे देगा सी है, मतलब सिर्फ ए है। इस टाइप से भी पूछता है, तो आपके ऊपर है, कोई क्वेश्चन में दम नहीं रहता है। निम्न में से प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत हम लोग जानते हैं, क्या सिद्धांत मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता होता है। हम कभी पढ़े हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत में मेंटल एबिलिटी के बारे में, नहीं, तो ये नहीं होगा, गलत है। अनुवांशिकता, क्या हम अनुवांशिकता के बारे में पढ़े हैं सिद्धांत में, तो ये भी नहीं होगा। स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस, क्या ये आप पढ़े हैं सिद्धांत में कि सबके साथ न्यायपूर्ण जो है बंटवारा होनी चाहिए देखभाल की, स्वास्थ्य सेवा की। तो बिल्कुल आप पढ़े होंगे, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो इसलिए ऑप्शन अपना सी सही हो जाएगा, और नन ऑफ द एबव तो होगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व कौन है। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व के कहने का मतलब है कि जो आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता हो, इफेक्टिव करता हो, ठीक है, जो ये निर्धारण करता हो कि आपका स्वास्थ्य उससे ठीक भी रहेगा और उससे गड़बड़ भी हो सकता है। तो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, हेरिडिटी, स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा, नॉन ऑफ द एबव। तो मैं बता दूं स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व जो होता है वह आपका अनुवांशिकता होता है। अनुवांशिकता से व्यक्ति के अंदर समस्या भी उत्पन्न हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो हेरिडेटरी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से होम विजिट का सिद्धांत नहीं है। अब आप लोग होम विजिट पढ़े होंगे, सब मैं थ्योरी से निकाल के क्वेश्चन को लाया हूं। अगर आप लोग प्रतिदिन देखिएगा तो बहुत सारे टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए होम विजिट का प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो बहुत सारे प्रिंसिपल होता है होम विजिट का, जो पढ़े होंगे थ्योरी उनको पता है, ठीक है। तो होम विजिट के प्रिंसिपल में क्या नहीं है, इन चारों ऑप्शन में बताना है। यह पूर्व नियोजित प्री प्लानेड होनी चाहिए। क्या होम विजिट पहले से नियोजित होनी चाहिए। इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सर्विस के दौरान जोखिम युक्त लोगों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, मतलब जो ज़्यादा गंभीर है पहले उसकी प्राथमिकता देंगे। क्या ये है इसके सिद्धांत में। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें जो है आसान चीज़ें, लचीलापन नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, गृह मुलाकात के दौरान नर्स को आवश्यकता अनुसार परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब बताइए, जो थ्योरी नहीं पढ़े होंगे क्या उनसे क्वेश्चन सही होगा, नहीं होगा। तो यही मैं पूछ क्या रहा है, होम विजिट का सिद्धांत समझिए। होम विजिट जो होता है, होम विजिट यह प्री प्लानेड होता है, पहले से प्लान करके नर्स जो है समुदाय में जाती है, ठीक है, और वह घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में देखभाल करती है, जानकारी देती है। तो यह प्री प्लानेड होता है, सही बात है। इसके अंतर्गत जो सेवा दी जाती है वह सबसे पहले वैसे लोगों को प्राथमिकता प्रायोरिटी दी जाती है जो ज़्यादा जोखिम का है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, मतलब इसमें लचीलापन नहीं होता है, तो ये गलत है, ठीक है। होम विजिट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके जो है सिद्धांत में जो है ये आपके गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं कह रहा है, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। गृह मुलाकात के दौरान नर्स को आवश्यकता अनुसार परिवारों को सदस्यों को हेल्थ एजुकेशन प्रदान करनी चाहिए, तो बिल्कुल करनी चाहिए, ये है होम विजिट के सिद्धांत में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, अच्छा क्वेश्चन है। एपिसपेडियास से आप क्या समझते हैं। जो लोग चाइल्ड हेल्थ में पढ़े होंगे अंदर से अच्छे से पता होगा कि एपिसडियास क्या होता है, एपिसपेडियास क्या होता है। देखिए, एपिसपेडियास यह एक जन्मजात कुरचना है, माल फॉर्मेशन है जो जन्मजात होता है बच्चे में। जन्म के बाद बच्चे में पल्मोनरी धमनी एवं ऑरोटा के बीच असमान कनेक्शन का पाया जाना, क्या ये सही है। टेस्टिस का उदर गुहा में नहीं खिसकना, क्या ये सही है। यूरेथ्रल ऑरिफिस का सीसन के पृष्ठ पर होना, क्या सही है। यूरेथ्रल ऑरिफिस का सीसन के वेंट्रल सरफेस पर होना, क्या ये सही है। तो जो लोग पढ़े होंगे उनको क्वेश्चन का आंसर पता हो गया होगा, नहीं पढ़े होंगे बता दे रहे हैं। सबसे पहले एपिसडियास जो है किससे संबंधित है। एपिसपेडियास जो है यह बच्चे के जन्मजात बीमारी है, कुरचना है, जो मूत्र मार्ग से संबंधित यह समस्या होता यह है कि एपिसडियास में बच्चे का जो सीसन होता है, मूत्र त्यागने वाला जो पेनिस होता है, उसके पृष्ठ पर, मतलब ऊपर के साइड में जो है क्या होता है, छिद्र हो जाता है, जबकि छिद्र सामने होना चाहिए, आगे, ठीक है ना। जो ऊपर से जो है सीसन का अगला भाग होता है जहाँ पे नॉर्मल छिद्र होना चाहिए आगे से, वो आगे से नहीं होकर यह पृष्ठ पर हो जाता है, ऊपर, ठीक है ना, पृष्ठ पर। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब जब ऊपर होगा तो मूत्र त्यागने में दिक्कत आएगा, समस्या आएगा, यही एपिसडियास होता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, जब हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से बताएंगे तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। ओके, 13 नंबर का क्वेश्चन है। एक 5 साल के नर शिशु में, नर मतलब होता है मेल, ठीक है ना, एक 5 साल का बच्चा है, उसका टेस्टिज कहाँ स्थित होगा, मतलब उसका जो वृषण होगा वह कहाँ पे स्थित होगा, टेस्टिज। 5 साल का बच्चा है, क्वेश्चन को घुमाया है, 5 साल कहे, 2 साल कहे, 1 साल कहे या 2 महीना कहे, ठीक है, या 10 साल कहे या 20 साल कहे या 50 साल कहे। क्वेश्चन को 5 साल क्यों दे दिया है, सोचने के लिए। 5 साल के बच्चा है, टेस्टिज उसका कहाँ होगा, एब्डोमिनल कैविटी में होगा, स्क्रोटम में होगा, पेनिस में होगा या फिर किडनी में होगा। कॉमन सी बातें हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के कुछ देर के बाद तुरंत जो है उसका जो टेस्टिज होता है वह स्क्रोटम में, ठीक है ना, स्क्रोटम में उतर जाता है, समझ गए, वृषण कोश में उतर जाता है, समझ गए, जहाँ पे आपका लटका हुआ वो रहता है। ओके, समझ गए। चलिए आगे है फीटल लाइफ के, यानी भ्रूणीय जीवन के दौरान, जब भ्रूण किसे कहते हैं, जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है उसे भ्रूण कहते हैं, ठीक है ना। तो फीटल लाइफ के दौरान जो नर है, बच्चा जो है भ्रूण में, यानी नर भ्रूण में टेस्टिज जो होता है कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, कहाँ पाया जाता है। अब जो नहीं पढ़ेंगे उनको पता ही नहीं रहेगा। तो एब्डोमिनल कैविटी में, स्क्रोटम में, पेनिस में, किडनी में। तो सबसे पहली बात टेस्टिज है, तो टेस्टिज है तो भाई किडनी में होगा नहीं, ठीक है। पेनिस तो खुद बाहर रहता है बेचारा, तो इसमें तो होने का सवाल ही नहीं, बचता है ये दोनों। तो ये दोनों हम जानते हैं। स्क्रोटम जो होता है यह जन्म के बाद जो है बच्चा का टेस्टिज इसमें आता है, स्क्रोटम में, ठीक है, जो पूर्ण लाइफ रहता है। लेकिन जन्म से पहले गर्भ में ये जो टेस्टिज होता है यह एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, समझ गए, अमाशय जो गुहा होता है एब्डोमिनल कैविटी उसमें रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
15 नंबर है डाइफ्रेमेटिक हर्निया से आप क्या समझते हैं। डाइफ्रेमेटिक हर्निया जो होता है आप लोग पढ़े होंगे हर्निया के प्रकार, तो चाइल्ड हेल्थ में आप लोग डाइफ्रेमेटिक हर्निया पढ़े होंगे। इसमें एसोफेगस ब्लाइंड इंडेंट पाउच के रूप में पाई जाती है, क्या सही है। इसमें ट्रेकिया तथा इसोफेगस के मध्य असमान कनेक्शन पाया जाता है, क्या ये सही है। इसमें डायफ्राम तथा स्टोमक के बीच पाए जाने वाला द्वार अत्यधिक संकरा हो जाता है। इसमें एब्डोमिनल ऑर्गेन्स यानी पेट का जो अंग है डायफ्राम को पार करते हुए थोरेसिक गुहा में प्रवेश कर जाता है, क्या सही है बताना है। तो बेसिकली हर्निया क्या होता है, तो हर्निया वो होता है जो एक गुहा एक कैविटी से ऑर्गेन निकलकर दूसरे कैविटी में चले जाए, ठीक है, तो उसे ही हम लोग हर्निया कहते हैं। और वहाँ पे उभार आ जाता है जब दूसरे कैविटी में चला जाता है तो वो हर्निया होता है। तो डाइफ्रेमेटिक हर्निया है। तो जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम जो आपके पेट और थोरेटिक कैविटी को अलग करता है, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को अलग करता है डायफ्राम, ठीक है ना, मसल्स। तो ये डायफ्राम जो होता है डाइफ्रेमेटिक हर्निया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो एब्डोमिनल ऑर्गेन होता है वह डायफ्राम को पार करते हुए थोरेसिक कैविटी में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग डाइफ्रेमेटिक हर्निया कहते हैं। आप लोग बताइए कि ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन को क्या कहते हैं, बताइए कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों में पाई जाने वाली रेस्पिरेटरी रोग यानी श्वसन रोग निमोनिया का मुख्य लक्षण क्या है। सबसे पहले समझिए रेस्पिरेटरी निमोनिया क्या है, फेफड़ा का रोग है या एक श्वसन का रोग है। तो निमोनिया का मुख्य लक्षण क्या होता है, 4 ऑप्शन है। यह हड्डी को कमजोर हो जाना, स्किन पर धब्बा आ जाना, सांस के साथ सीने का अंदर धंसना, ठीक है, या चावल के पानी जैसे पतले दस्त आना, ठीक है। ये बताइए क्या होगा इसका मुख्य लक्षण। कॉमन सी चीजें हैं, यह हड्डी का होगा नहीं, स्किन पर रेसेज होगा नहीं, चावल के पानी जैसे पतले दस्त होगा नहीं। तो राइट आंसर सांस लेने में दिक्कत और सीना अंदर धंसना, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से बच्चों में क्लोरा हैजा होने का मुख्य लक्षण क्या है। क्लोरा मतलब क्या होता है, हैजा। हैजा का मुख्य लक्षण क्या है बताना है। हड्डी का कमजोर होना, स्किन पर धब्बा आना, सांस लेने में दिक्कत होना, चावल के पानी जैसे पतले दस्त जाना तथा उल्टी होना। तो राइट आंसर हैजा में क्या होता है, यही होता है ऑप्शन डी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आगे है सेक्सुअल एक्साइटमेंट यानी यौन क्रिया के समय उत्तेजित होने के दौरान नर में मेल में पल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब सेक्सुअल एक्साइटमेंट यानी सेक्सुअल उत्तेजना के दौरान पुरुषों में पल्स रेट क्या होता है, घट जाता है या बढ़ जाता है या अपरिवर्तित रहता है, घट या बढ़ दोनों सकता है। तो जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, दोनों में जो श्वसन पल्स रेट होता है वह बढ़ जाता है, ठीक है, क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए, ओके। उत्तेजित जब होता है बॉडी तो उसमें बढ़ ही जाएगा। इंडोस्कोप की सहायता से रेक्टोवेजिनल पाउच तथा पेल्विक वैसेरा को विजुलाइज करना क्या कहलाता है। विजुलाइज मतलब होता है देखना, देखना मतलब रेक्टोवेजिनल यानी जो रेक्टम होता है मलाशय और जो वेजिना है उस दोनों को देखना, और पेल्विक वैसेरा को देखना क्या कहलाता है, इंडोस्कोपी के सहायता से। इंडोस्कोपी के सहायता से जब हम रेक्टोवेजिनल पाउच और पेल्विक वैसेरा को विजुलाइज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लैप्रोस्कोपी कहते हैं, सिस्टोस्कोपी कहते हैं, पेरिनोप्लास्टी कहते हैं, कुल्डोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। लैप्रोस्कोपी यह एक चीरा लगाना होता है। सिस्टोस्कोपी क्या होता है, यह आपके गाल जो मूत्राशय होता है या यूरेथ्रा होता है उसको देखने में प्रयोग किया जाता है। कुल्डोस्कोपी जो होता है यह पेल्विक वैसेरा और रेक्टोवेजिनल को विजुलाइज करने के उपयोग आता है कुल्डोस्कोपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान मनुष्य के जो पुरुषों के जननांगों की ओर रक्त प्रवाह ब्लड फ्लो प्रायः क्या होता है। मतलब जब सेक्सुअल उत्तेजना होता है तो पुरुषों में जो जननांग है सेक्सुअल ऑर्गेन है उस साइड ब्लड का फ्लो क्या होता है, क्या पड़ता है प्रभाव, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट या बढ़ सकता है। तो मैं बता दूं जब उत्तेजित होता है मेल का ऑर्गेन, ठीक है ना, गुप्तांग, तो उस ओर जो होता है रक्त प्रवाह जो है आपको बढ़ जाता है, ऑप्शन ए, ठीक है। इसी के कारण बढ़ने के कारण ही इरेक्शन जो है आपके आते हैं पेनिस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान महिलाओं में होने वाला परिवर्तन नहीं है। कौन परिवर्तन नहीं है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट यानी सेक्सुअल उत्तेजना के दौरान महिलाओं में होने वाले परिवर्तन कौन नहीं है। पेशीय तनाव का बढ़ जाना, क्लिटोरियस का तन जाना, पल्स रेट बढ़ जाना, पल्स रेट घट जाना। तो देखिए जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है पुरुष या महिला में तो पूरा मसल्स जो है तनाव हो जाता है, बात सही है, ठीक है। क्लिटोरियस जो होता है जो कि पेनिस के जैसे होता है महिलाओं में, ठीक है, इसमें उत्तेजना आता है तो ये भी तन जाता है। पल्स रेट बढ़ जाएगा,
लेकिन पल्स रेट घटता नहीं है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, आगे है 22 नंबर का, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान महिलाओं के योनि में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो शुष्क ड्राई हो जाता है, लुब्रिकेंट हो जाता है, अत्यधिक नैरो हो जाता है, अत्यधिक छोटा हो जाता है। तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान पुरुष या महिला हो, सब में जो है उत्तेजना, ठीक है, हो ही जाता है, लेकिन महिला का जो योनि होता है वह ड्राई नहीं होकर लुब्रिकेंट होता है, मतलब गीला होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 23 है, निम्न में से किस बीमारी से ग्रसित रोगी में अवसरवादी संक्रमणों की होने की संभावना बढ़ जाती है। अवसरवादी होने का मतलब होता है कि जब भी मौका मिलेगा संक्रमण प्रवेश कर जाएगा, ठीक है ना। तो एक ऐसा बीमारी है जिससे ग्रसित होने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेज होता है कि आपको इन्फेक्शन हमेशा होते ही रहता है, क्योंकि यह आपको इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, वीक कर देता है, डिफिशियंट कर देता है। तो पोलियो, क्षय रोग, रेबीज, एड्स, तो आपको पता है कि किसमें जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, डिफिशियंट हो जाता है, तो वो होता है अपना एड्स। एड्स जैसे ही किसी मरीज को होता है तो व्यक्ति में एड्स से जितना ज़्यादा समस्या नहीं होता है, उससे ज़्यादा समस्या जो है उसके इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने से होता है। जैसे ही इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, व्यक्ति में अनेकों संक्रमण आने की संभावना बढ़ जाता है, अवसर बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए एड्स को काफ़ी खतरनाक कहा जाता है, क्योंकि ये तो रहता ही है बॉडी में, साथ में यह अपने साथ बहुत सारे इन्फेक्शन को जो है न्योता अवसर प्रदान करता है बॉडी में आने का, ठीक है, क्योंकि यह इम्यूनिटी को कमज़ोर कर दिया रहता है, जिससे हमारा बॉडी लड़ नहीं पाता है इन्फेक्शन से, ठीक है ना। 24 है, निम्न में से ट्यूबरक्लोसिस का मुख्य लक्षण क्या है। अब जो लोग ट्यूबरक्लोसिस अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता है कि टीबी में क्या होता है। खांसी के साथ खोखो जैसी आवाज़, खोखो क्या होता है, गलत, ठीक है। 2 सप्ताह से अधिक खांसी, रोगी को उल्टी एवं दस्त होना, जबड़े, चेहरे, पीठ की मांसपेशियों में ऐंठन होना। तो सबसे पहली बात है, जबड़े, चेहरे, पीठ की मांसपेशी में ऐंठन, कोई लेना देना नहीं है। रोगी को उल्टी दस्त होना, कोई लेना देना नहीं है। खांसी तो होता है व्यक्ति को, बट खो खो जैसी आवाज़ का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अपना क्या होगा, 2 सप्ताह से अधिक खांसी होना। और वैसे लक्षण की बात किया जाए तो टीबी वाले पेशेंट में एनीमिया भी हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, श्वसन कष्ट हो जाता है व्यक्ति में, सांस ठीक से नहीं ले पाता है, दम फूलने लगता है, ठीक है ना, और व्यक्ति को जो है समस्या ये होने लगता है। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो पता लगेगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, टाइफाइड एक संचारण मुख्य रूप से किस मार्ग द्वारा होता है। टाइफाइड का जो संचरण होता है, कम्युनिकेबल जो होता है एक से दूसरे में, वह किस मार्ग द्वारा होता है। तो टाइफाइड ओरल फीकल द्वारा होता है, ड्रॉपलेट द्वारा होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा होगा, या पैथोजन के घाव में प्रवेश करने से होगा। तो सबसे पहले जो भी रोगजनक है उसका घाव में प्रवेश करने, पता है कि कोई भी पैथोजन जो रोगजनक होता है अगर वो घाव में प्रवेश करता है तो क्या करता है, वह टिटनेस करता है, टिटनेस, ठीक है, टिटनेस करता है। नेक्स्ट है, असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा अगर अनप्रोटेक्टेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई बनाता है किसी के साथ, तो उससे क्या होता है, उससे आपका एड्स होगा, उससे आपका जो है हेपेटाइटिस वगैरह जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग होगा वो होगा। बिंदु ड्रॉपलेट संक्रमण जो होता है, जैसे खांसने, छींकने, बोलने से निकलने वाला जो छींटा होता है, उससे किसी दूसरे व्यक्ति में जो संक्रमण होगा वो ड्रॉपलेट होता है। ओरल फीकल द्वारा जो होता है, ओरल फीकल, ठीक है, इसके द्वारा जो आपका होता है टाइफाइड, ये सब जो है आपका टाइफाइड, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। 26 क्वेश्चन है, निम्न में से एपिडेमियोलॉजी के उपयोग में शामिल है। एपिडेमियोलॉजी में कौन, जो त्रिक विज्ञान होता है एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, उसमें क्या शामिल होता है, एपिडेमियोलॉजी के उपयोग में क्या शामिल होता है। समुदाय के स्वास्थ्य का आकलन, स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन एवं मूल्यांकन में सहायक, बीमारियों के कारणों का पता लगाने में सहायक, उपरोक्त में से सभी। और जो लोग एपिडेमियोलॉजी पढ़े होंगे उनको पता है कि एपिडेमियोलॉजी का उपयोग कहाँ पे होता है। तो एपिडेमियोलॉजी का उपयोग स्वास्थ्य स्तर के आकलन में भी, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं को नियोजन मूल्यांकन में भी सहायता करता है, यह बीमारियों को कारणों और पता लगाने में भी सहायक होता है। तो इसलिए ऑप्शन अपना डी होगा, ठीक है, राइट। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एपिडेमियोलॉजी मापन का साधन नहीं है। मतलब एपिडेमियोलॉजी का मापन का साधन इनमें से कौन नहीं है, दर, रेशियो, ठीक है, प्रोपोर्शंस, इम्यूनाइजेशन। तो एपिडेमियोलॉजी का मापन का साधन जो नहीं है वह आपका इनमें से इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। टीकाकरण कोई मापन का साधन, मेजर का साधन नहीं होता, ठीक है। तो मेजर का साधन प्रोपोर्शन है, रेशियो है और दर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
आगे है 28 नंबर क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला द्वारा कम से कम कितनी एंटीनेंटल विजिट की जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक गर्भवती महिला के द्वारा प्रसव से पहले यानी गर्भ के दौरान कितनी बार जो है विजिट करनी चाहिए जांच वगैरह के लिए, कम से कम कितनी बार, 4 बार, 2 बार, 3 बार या प्रेगनेंसी के दौरान साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक। तो राइट आंसर क्या होगा, कम से कम महिला को एंटीनेंटल जो विजिट होता है वह 4 बार करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, लेबर की फर्स्ट स्टेज के दौरान होने वाला शरीर क्रियात्मक परिवर्तन है। कहने का मतलब है कि लेबर के फर्स्ट स्टेज के दौरान, आपको पता होगा लेबर के कितना स्टेज होता है, पढ़े होंगे तो लेबर के फर्स्ट स्टेज के दौरान जो फिजिकल चेंजेज होता है उसमें कौन कौन से चेंजेज होता है, दर्द युक्त गर्भाशय संकुचन, सर्विक्स का पूर्ण डिलेशन, लोअर यूटेराइन सेगमेंट का निर्माण, उपरोक्त सभी। तो जो लोग पढ़े होंगे उनको पता है कि प्रसव के फर्स्ट स्टेज में दर्द, पेनफुल यूट्रेशन कंट्रैक्शन होता है, यानी गर्भाशय में दर्द के साथ संकुचन होता है, सर्विक्स का डिलेशन होता है, ये भी बात सही है, गर्भाशय के निचले जो सेगमेंट होता है उसका निर्माण होना, ये भी बात सही है। ठीक है ना, क्योंकि बच्चा जो है नीचे की तरफ खसकता है, तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी तीनों ऊपर का सही होगा। आखिरी है आज के इस वीडियो का, पार्टोग्राफ के उद्देश्य में शामिल नहीं है। पार्टोग्राफ का क्या उद्देश्य नहीं है, अब आप पार्टोग्राफ के बारे में जानते हैं तो थियोरिकल है, आराम से बता देंगे। अति शीघ्र प्रसव की एबनॉर्मल प्रोग्रेस का पता लगाना, यानी जल्दी से जो असमान प्रसव का प्रोग्रेस है उसके बारे में पता लगाना। प्रेग्नेंट महिला तथा उसके भ्रूण के प्रसव के दौरान किए जाने वाले आकलन को अधिक गुणात्मक बनाने के लिए, क्या सही है। प्रेग्नेंट वुमेन तथा फीटस में मौजूद समस्याओं को शीघ्र पता लगाने के लिए, फीटस की लेंथ एवं वेट पता लगाने के लिए। तो देखिए 30 के जो राइट आंसर होगा, आप पार्टोग्राफ के जरिए इनमें से क्या नहीं कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग इसे कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जो है इसका राइट आंसर बताइए कि 30 का राइट आंसर क्या होगा। ओके, कमेंट कीजिए सब लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में।